अलहमदुल्ला पिछली मरतबा रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया फ्रॉम 1925 टू 1950 जो इनिशिएट हुए थे वो हमने देखा था। उसका चंद बेसिक आउटलाइन देखा था। आज का जो डिस्कशन है वो ट्रांसफर ऑफ पावर पर है कि जैसा पहले भी बात आई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो कोई एक सिंगल इवेंट की वजह से नहीं था कि कोई जंग हुई हो या कोई वॉर हुई हो और सडनली इंडिपेंडेंस देकर ब्रिटिश चले गए हों, बल्कि एक सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल डिकेड्स। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने पहले भी देखा था कि 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की हुकूमत को हाथ में ली, तो इंडिया में दो दो किस्म के हिस्से हो गए। एक थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट क्या है? बेसिकली इंडियन रूलर है और वो अपना किंगडम चला रहा है छोटा सा, बट दे आर अलाइन टू द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को टैक्सेस वो कलेक्ट करके देते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं करते, लेकिन हुकूमत अपने चला रहे हैं, तो वो प्रिंसली स्टेट कहलाएगा। और दूसरा एस्पेक्ट होता है प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस, जो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर में, ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो ये जो पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर का डिस्कशन है, ये पूरा प्रोविंसेस के बारे में। प्रिंसली स्टेट्स में कोई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं। प्रिंसली स्टेट में बादशाह बादशाह ही रहा नियरली 1947 तक। तो प्रोविंसेस में इनिशियली तो कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिश का है, वहां से स्टेप बाय स्टेप इंडियंस को ट्रांसफर करना है पावर, तो वो प्रोसेस चलता है। प्रिंसली स्टेट्स कितने थे? प्रिंसली स्टेट्स, देयर वर ए स्टैगरिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स। अजीब बात है कि इंडिया में तकरीबन 565 डिफरेंट रूलर्स वर देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। और प्रोविंसेस जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे वो तकरीबन 17 प्रोविंसेस थे। हाँ, एक दूसरा टर्म आ जाता है प्रेसिडेंसी का, जो थोड़ा सा अगेन कंफ्यूजिंग होता है। तो वो प्रेसिडेंसी बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को कहते हैं जिसमें प्रोविंस भी और थोड़ा सा प्रिंसली स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको उस टर्म को डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा फोकस प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस। प्रोविंसेस डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट्स बाय इंडियन रूलर्स बट अलाइंड टू द ब्रिटिश एंड पेइंग टैक्सेस टू द ब्रिटिश। फॉर एग्जांपल, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट है, तकरीबन 40 लाख का पॉपुलेशन। इसी तरह मैसूर प्रिंसली स्टेट है, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, जैसे मैंने कहा कि 565। अब शुरुआत ट्रांसफर ऑफ पावर की 1961 से ही शुरू हो जाता है, बल्कि 1961 से इंडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू किया जाता है कि इंडियंस वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट, दैट्स ऑल। मतलब क्या है कि वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन पूरा ब्रिटिश का होगा, इम्प्लीमेंटेशन पूरा ब्रिटिश के हवाले होगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तहत में 1861 में। ये भी सर सैयद अहमद खान के डिस्कशन में हमने देखा था कि उन्होंने ब्रिटिश से उनसे एक रिपोर्ट पेश की थी कि 1857 के रिवॉल्ट जो है वो इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं करने की वजह से हुए, तो इन्वॉल्व करना चाहिए। तो 1861 से इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है राय देने में। आगे बढ़कर दो तकरीबन 25 साल के बाद, नहीं, नियरली 30 ईयर्स के बाद 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अगेन इंडियन काउंसिल्स एक्ट उसको भी कहा जाता है 1892 का। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या है कि जो म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, दे विल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इनटू द काउंसिल्स, और वो थोड़े से एस्पेक्ट्स में अपनी राय पेश करेंगे, बट स्टिल दे डू नॉट हैव मच पावर। बजट वगैरह के बारे में क्या क्या काम होने चाहिए, कौन से कौन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में वो राय देने लगेंगे। अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के बनना शुरू हुए। 1885 में कांग्रेस बनी है, फिर आगे जाकर 1905 में मुस्लिम लीग बनती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज बने हैं। तो 1909 से थोड़ा सा इलेक्शंस का भी कॉन्सेप्ट शुरू होता है। फर्स्ट टाइम इंडियंस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं 1909 में। पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं और मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स को कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
ये तमाम एक्ट जितने भी हैं ये अक्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही कहलाते हैं, अलग अलग डेट्स के। उसे जो नाम दिया जाता है मॉर्ली मिंटो, मोंटेगू, चेम्सफोर्ड, ये नाम में जो दो नाम हैं वो दो लोगों के। एक होता था वाइस रॉय। वाइस रॉय वॉज द पर्सन वॉज रूलिंग इन इंडिया, इंडिया में रहकर इंडिया पर हुकूमत करने वाला, इंडिया के निजाम को संभालने वाला वाइस रॉय होता था, ब्रिटिशर। और दूसरा होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली इंग्लैंड में रहता था, इंग्लैंड के कैबिनेट का मेंबर था, बट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स इन इंडिया। तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु इज इन इंग्लैंड, दूसरा वाइस रॉय हु इज इन इंडिया, दोनों के नाम को मिलाकर वो रिफॉर्म का नाम देते हैं मॉर्ली मिंटो। सो जॉन मॉर्ली वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो वॉज द वाइस रॉय इन इंडिया। तो दोनों मिलकर इंडिया इंडिया में इलेक्शंस का निजाम शुरू होता है पहली बार 1909 में। अब यहाँ इलेक्टोरेट जो है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड होता है। इलेक्टोरेट मतलब हु कैन वोट, कौन वोट दे सकते हैं, वो सिर्फ मालदार और एजुकेशनल, पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले और लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो वोट कर सकते हैं। और एक दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये होती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। मतलब क्या है कि जितने मुसलमान हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग से वोट करेंगे, अलग से नॉमिनेट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो कॉमन इलेक्शंस से मुस्लिम नहीं आएंगे, बल्कि मुसलमानों के वोटों से मुसलमान आएंगे, हिंदुओं के वोटों से हिंदू आएंगे। तो इस तरह का एक निज़ाम बनता है। जो वोट इलेक्ट होकर आ रहे हैं उनके पास पावर्स बिल्कुल कम है, दे कैन डिस्कस, बट अगेन द एक्चुअल पावर लाइज विद द ब्रिटिश। इसके 10 साल के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें आगे बढ़ता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से, जिसमें डायरकी बेसिकली इंडियंस को भी थोड़े से मिनिस्ट्रीज दिए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ में। अगेन यहाँ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेगू एंड वाइसरॉय इन इंडिया चेम्सफोर्ड। तो अब डायरकी में थोड़े से मिनिस्ट्रीज, कौन से मिनिस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर, इस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर में और डिफेंस में या फिर इस तरह जो मेजर हैं उसको नहीं, बल्कि सिंपल मिनिस्ट्रीज जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और फार्मिंग, तो वो मिनिस्ट्रीज इंडियंस को दिए जाते हैं। और इलेक्टोरल एक्सपेंशन किया जाता है। पहले जो रेस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ इतने लोग वोट कर सकते हैं, उस इलेक्टोरेट को, वोट करने वाले पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है, तकरीबन 10% तक पहुंचता है कि 10% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इज नाउ वोटिंग। उसमें भी अभी भी रूल्स हैं कि टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए उसकी, लैंड रेवेन्यू 3,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो सिर्फ वो लोग वोट कर सकते हैं। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो पहले मुस्लिम्स के लिए थे, अब उसको एक्सपैंड करके सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब हर कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेज सकती है। तो ये ये इम्प्लीमेंटेशन के वक्त में एक और क्लॉज उसमें ऐड कर दिया जाता है कि 10 साल के बाद फिर से हम रिव्यू करेंगे। मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स हुआ, 10 साल के बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, फिर इसके 10 साल के बाद रिव्यू के लिए कमीशन भेजा जाता है, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। तो 1928 में, बल्कि 10 साल से भी 1 साल पहले ही, एक कमीशन इंग्लैंड से बनाकर भेजा जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रिफॉर्म्स अब तक लाए गए हैं उसको स्टडी करना है। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर नाउ क्वाइट स्ट्रांग, दे बाइकॉट दिस कमीशन, ये कहकर कि इसमें एक तो कोई इंडियन नहीं है, पूरे ब्रिटिशर्स हैं, और इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए और आगे बढ़ने के कोई इंडिकेशंस इसमें नहीं दिखा रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस हमें देने का या कंप्लीट स्वराज देने का कोई मेंशन इसमें नहीं है। तो दे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कमीशन, साइमन कमीशन के खिलाफ। पूरे इंडिया भर में मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी दोनों मिलके प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं साइमन कमीशन की वजह से। एक एक तो इंडियन ग्रुप्स यानी मुस्लिम्स और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर अपोज करते हैं साइमन कमीशन का, और कहीं भी उनको कोऑपरेशन नहीं मिलता। उसी दौरान में लाला लाजपत राय पर अ, की
इंजुरीज होते हैं लाठी चार्ज की वजह से, एंड ही डाइज बिकॉज ऑफ दैट। एंड एज ए रिवेंज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये मिलकर असैसिनेशन प्लान करते हैं पुलिस ऑफिसर का, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर का। वो एक डिफरेंट इशू है। बहरहाल इससे रिलेटेड है कि साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय इज इंजर्ड एंड ही डाइज, एंड एज अ रिवेंज these three people assassinated British police officer. Simon Commission, even though there were widespread protests in different provinces, uh, but still वो पूरे इंडिया भर में घूमते हैं और वो रिकमेंडेशंस पेश करते हैं ब्रिटेन को कि इंडिया में जो है एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं कि अलग अलग यूनिट्स होंगे, अलग अलग स्टेट्स होंगे, या स्टेट्स कहिए या प्रोविंस कहिए, कुछ भी कहिए, वो सेपरेट भी रहेंगे, उनके थोड़े से पावर्स हैं, और सबको बांध कर रखने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस ए सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए फेडरल सिस्टम। प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी और थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, मतलब इंडियंस को और थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन की एरियाज, जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, डिफेंस का, फाइनेंस का, ये सारे ब्रिटिश ही के हाथ में होना चाहिए। तो ये उनका रिकमेंडेशन होता है। डोमिनियन स्टेटस कहते हैं बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को। वो इवन दो देवर ब्रिटिश कॉलोनीज, लेकिन मैक्सिमम कंट्रोल और मैक्सिमम रूल जो है उनके लोकल पॉपुलेशन का था। तो इंडिया भी इस तरह का डोमिनियन स्टेटस डिमांड कर रहे थे कि हमें भी नहीं, वी नीड टू हैव मोर रिप्रेजेंटेशन एंड वी नीड टू हैव ए डोमिनियन स्टेटस जस्ट लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। 1930 के बाद में, एक साइमन कमीशन आकर जाने के बाद में, फिर इंडिया में स्वराज, टोटल कंट्रोल की और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात शुरू शुरू होती है। अब चूंकि साइमन कमीशन फेल हो गया, उसमें कोई कोऑपरेशन नहीं मिला इंडियन से, तो नाउ द ब्रिटिशर्स कॉल इंडियंस टू यूके। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उसको कहते हैं, कि इंडियंस को बुलाया गया कि वो आकर इंग्लैंड में डिस्कस करें अपने फ्यूचर के ताल्लुक से। तो तकरीबन 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहलाते हैं 1930 से 32 तक। अब इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, अ, काफी काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे इंडिया से। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देयर वर अबाउट 73 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया। और ये पार्टिसिपेंट्स कौन हैं? ये एक तो पॉलिटिकल पार्टीज से रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं, दूसरा जो डिप्रेस क्लासेस कम्युनिटीज हैं वहां से गए हैं, फिर प्रिंसली स्टेट से गए हैं, फिर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं, फिर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं। हाँ। और तीनों में जो कॉमन अटेंड करने वाले हैं उसमें से प्रोमिनेंट में एक तो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान, और अ, दलित्स की तरफ से तीनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और फिर औरतों की तरफ से हैं, फिर प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं। जो एब्सेंट है वो सिग्निफिकेंट है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस डज नॉट पार्टिसिपेट, इट boycotts it because all of its leaders are in jail। और साल सत्याग्रह का वो इंशाल्लाह अगले फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से जेल में है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसी तरह थर्ड कॉन्फ्रेंस में भी दे बाइकआउट द कॉन्फ्रेंस एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट। कांग्रेस पार्टिसिपेट्स ओनली इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस से भी सिर्फ गांधी जी पार्टिसिपेट्स इन इट। अब वहाँ डिस्कशंस चलते हैं। उस मेजर पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज हाउ इंडिया शुड बी डेल्ट विद। तो फेडरेशन की तो राय सबकी आ रही है, लेकिन बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इसके लिए तैयार नहीं है ज्वाइन होने के लिए। तो एक तो फेडरेशन की बात आ रही है, दूसरा इलेक्टोरेट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जिस तरह मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, बी आर अम्बेडकर इज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स आल्सो, कि दलित जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाकर भेजें, बट गांधी इज अपोज टू इट। उससे हिंदूज डिवाइड हो जाएंगे, ये उनकी राय है। तो फाइनली आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे हैव ए डिस्कशन इन इंडिया एंड दे कम आउट विद द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है? बेसिकली गांधी और अंबेडकर के दरमियान में है। अंबेडकर इनिशियली
कॉन्फ्रेंस वगैरह में उनकी राय ये थी कि दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकें और उनके हकूक पूरे उनको मिल सकें। बट गांधी सेज दैट नहीं, इससे हिंदूज डिवाइड हो जाएंगे, तो हिंदूज का स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं नहीं होना है। एंड ही गोस इनटू ए फास्ट एंड टू डेथ, हंगर स्ट्राइक पर चला जाता। तो फाइनली दे रीच एन एग्रीमेंट कि ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होगा, बल्कि चंद सीट्स को रिजर्व कर देंगे दलित्स के लिए। तो बोथ एग्री ऑन दिस एस्पेक्ट, एंड दिस अग्रीमेंट इज कॉल्ड द पूना पैक्ट। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इंडिया के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए, बट फाइनली देर इज नो मेजर आउटकम फ्रॉम दैट, बट एटलीस्ट द ब्रिटिशर्स नो व्हाट इंडियंस आर एक्सपेक्टिंग एंड हाउ टू डील विद देम। तो इसकी बिना पर नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1935 में। अब उसमें क्या चेंजेस थे और उसकी वजह से आगे क्या रिफॉर्म्स आए और इलेक्शंस कैसा शुरू हुए, वो इंशाल्लाह अगली बार देखेंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।